हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी एसएसबी वेटनरी का एग्जाम भी दोस्तों होने वाला है। और दोस्तों, पशु परिचर की एनिमल अटेंडेंट की दोस्तों विज्ञप्ति भी जारी की जा चुकी है। और दोस्तों, बहुत जल्दी इसके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस चल रही हैं। जो भी भाई आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आपको यहाँ पर वेटनरी से जुड़ी हुई हर एक भर्तियों का नोटिफिकेशन और एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। चलिएगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा आधार रोग की उत्पत्ति का आधार नहीं होता है। कि निम्न में से ऐसा कौन सा आधार है जो डिजीज को उत्पन्न करने वाला आधार नहीं होता है। जन्मजात रोग, छुआछूत रोग, उपार्जित रोग या आनुवंशिक रोग। तो दोस्तों, जो छुआछूत वाला रोग होता है, ये रोग को उत्पन्न करने वाला आधार नहीं होता है। बाकी दोस्तों, जन्मजात, उपार्जित और आनुवंशिक जो रोग होते हैं, ये जन्म को उत्पन्न यानी रोग को उत्पन्न करने वाले आधार होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि गाय का तापमान, टेम्परेचर एवं दोस्तों नाड़ी दर आपको क्रम से बतानी है। यानी टेम्परेचर और पल्स रेट क्या होती है गाय की। तो दोस्तों, जो गाय का टेम्परेचर होता है वो 101 पॉइंट से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और दोस्तों, जो इसकी पल्स रेट होती है 42 से 60 प्रति मिनट के दौरान दोस्तों गाय की पल्स रेट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि भेड़ की श्वसन दर क्या होती है। तो दोस्तों, आपको भेड़ की श्वसन दर बता देनी है कि भेड़ की जो श्वसन दर कितनी होती है, 1 मिनट के अंदर दोस्तों कितनी बार भेड़ सांस लेती है। तो दोस्तों, जो भेड़ की श्वसन दर होती है 20 से 30 प्रति मिनट जो होती है भेड़ की श्वसन दर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं होती है। लंगड़ा बुखार, जोन्स रोग, थनैला या ऑप्शन नंबर डी रिंडर पेस्ट। दोस्तों, ऐसी कौन सी बीमारी है जो जीवाणु जनित नहीं होती है। यानी 3 बीमारी तो आपको इसमें जीवाणु जनित दे रखी है, एक बीमारी छांटनी है जो दोस्तों जीवाणु जनित नहीं होगी। तो दोस्तों, जो लंगड़ा बुखार है ये भी बैक्टीरियल डिजीज होती है, जोन्स डिजीज भी दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज है, और थनैला भी दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होती है। रेंडर पेस्ट होगी जो आपकी दोस्तों ये जीवाणु जनित डिजीज नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्लैक क्वार्टर रोग का रोग कारक क्या होता है। दोस्तों, जो ब्लैक क्वार्टर डिजीज होती है इसका रोग कारक आपको बताना है। तो दोस्तों, जो ब्लैक क्वार्टर डिजीज होती है इसका जो रोग कारक होता है वो होता है क्लस्ट्रीडियम चौवाई जो होता है BQ ब्लैक क्वार्टर डिजीज का दोस्तों रोग कारक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित नहीं होगी। यानी आपको 3 बीमारी तो दोस्तों विषाणु जनित दे रखी है, एक ऐसी बीमारी छांटनी है जो दोस्तों विषाणु यानी वायरस डिजीज नहीं होगी। तो रेबीज, खुरपक्का, मुंहपक्का और चेचक दोस्तों ये तीनों की तीनों वायरस वाली डिजीज होंगी। और दोस्तों, जो बोटुलिज्म है ये आपकी वायरस डिजीज नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है। तो दोस्तों, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में उसमें नहीं है या है पूछ रहा है आपसे वो चीज जरूर देखेंगे, नहीं का दोस्तों जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है। तो दोस्तों, जो खुरपक्का मुंह पक्का है ये दोस्तों प्रोटोजोआ जनित नहीं होगी, ये विषाणु से जनित यानी वायरस जनित रोग होगा खुरपक्का मुंह पक्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रेड वाटर किसका अन्य नाम होता है। कि यानी रेड वाटर जो होता है किस बीमारी का निक नेम होता है। तो दोस्तों, जो बवेसियोसिस का निक नेम होता है वो रेड वाटर होता है। यानी रेड वाटर के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, जो बवेसियोसिस नामक डिजीज होती है दोस्तों इसे रेड वाटर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना
कि रिकेट्साइल रक्त परजीवी रोग यह किस बीमारी का मुख्य लक्षण होता है। जो रक्त परजीवी रोग होता है दोस्तों रिकेट्साइल, ये दोस्तों किस बीमारी का मुख्य लक्षण होता है। तो दोस्तों जो एनाप्लाज्मोसिस होता है उसका ये रिकेट्साइल जो रक्त परजीवी रोग है दोस्तों, ये एनाप्लाज्मोसिस का दोस्तों मुख्य मोस्ट और इम्पोर्टेंट लक्षण होता है। कौन से डिजीज का? एनाप्लाज्मोसिस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग उपापचयी रोग यानी मेटाबॉलिक डिजीज नहीं होगा। तो दोस्तों आपको 3 बीमारी तो ऐसी दे रखी है जो मेटाबॉलिक डिजीज है, और एक दोस्तों बीमारी आपको अलग दे रखी है जो मेटाबॉलिक डिजीज नहीं होती है। तो दोस्तों पाइका भी मेटाबॉलिक डिजीज होती है, आफरा भी मेटाबॉलिक डिजीज होती है, और मिल्क फीवर भी दोस्तों, यानी ये तीनों तो दोस्तों मेटाबॉलिक डिजीज उपापचयी रोग होंगे। और दोस्तों ये एंथ्रिक्स जो होगा आपका ये मेटाबॉलिक डिजीज नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रानीखेत का रोग कारक क्या होता है। जो आपकी रानीखेत डिजीज होती है दोस्तों, इसका रोग कारक क्या होता है। तो दोस्तों इसका पैरामेक्सिको जो वायरस होता है ये दोस्तों इसका रोग कारक होता है रानीखेत डिजीज का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बकरी में पल्स दर किस धमनी से मापी जाती है। फीमोरल, मीडियल कोक्सियल या बाह्य मेबिलरी, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो बकरी में जो पल्स दर होती है, पल्स रेट होती है दोस्तों, वो फीमोरल धमनी से दोस्तों मापी जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तिल्ली बुखार किसे कहा जाता है। कि तिल्ली बुखार के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है। जो एंथ्रैक्स होता है दोस्तों इसको तिल्ली बुखार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऊंट में सर्रा बीमारी का वाहक क्या होता है। चींचड़े, मक्खियां, टिड्डे या दोस्तों जू। तो दोस्तों जो ऊंट होता है इसमें जो सर्रा बीमारी एक प्रमुख बीमारी होती है, यानी ऊंटों की जो प्रमुख बीमारी होती है वो सर्रा होती है। और दोस्तों सर्रा बीमारी का वाहक जो होती है दोस्तों ये मक्खियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊंट में होने वाली मुख्य बीमारी कौन सी होती है। तो दोस्तों अभी अपन ने देखा है कि ऊंट में जो होने वाली मुख्य बीमारी, सर्वाधिक बीमारी होती है वो सर्रा डिजीज होती है, जिसे आप तिबरसा रोग के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके अंदर दोस्तों पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। एंथ्रैक्स, ब्रुसेलोसिस, थाइलेरियोसिस या दोस्तों क्षय रोग। तो दोस्तों जो एंथ्रैक्स डिजीज ऐसी होती है कि जिसके अंदर मृत पशु या पक्षी का दोस्तों पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकट जो अवस्था किस बीमारी में होती है। लंगड़ा बुखार में, गलघोटू में, ब्रुसेलोसिस में या दोस्तों टिटनस। तो दोस्तों जो लोकट जो अवस्था होती है ये टिटनस नामक बीमारी के अंदर दोस्तों देखने को मिलती है, और अधिकतर दोस्तों ये घोड़े में देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मोती रोग के नाम से प्रसिद्ध बीमारी जिसमें लैग हैंस बड़ी कोशिकाएं बनती हैं। कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो मोती रोग के नाम से तो प्रसिद्ध है और जिसमें दोस्तों जो लैंग हैंस कोशिकाएं होती हैं ये बड़ी कोशिकाएं दोस्तों बनती हैं। क्षय रोग, पैरा टीबी, टिटनस या दोस्तों रेबीज। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका जो क्षय रोग होता है इसे मोती रोग के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों जो लैंग हैंस कोशिकाएं हैं ये बड़ी कोशिकाएं के रूप में दोस्तों बनने लगती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माल्टा फीवर किसे कहा जाता है। एंथ्रैक्स, थैलेरियोसिस, ब्रुसेलोसिस या एडिया बुखार। तो दोस्तों ऐसी कौन सी डिजीज है जिसे माल्टा फीवर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेलोसिस जो डिजीज होती है इसे माल्टा फीवर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नाविक बुखार किसे कहा जाता है। ब्रुसेलोसिस को, एंथ्रिक्स को, टीबी को या दोस्तों गलघोटू को। तो दोस्तों जो गलघोटू रोग है इसे नाविक बुखार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विषाणु जनित रोग नहीं होता है। काउपॉक्स,
रानीखेत, फाउल रोड या दोस्तों बर्ड फ्लू। तो दोस्तों जो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं होगा इनमें से? तो दोस्तों जो फाउल रोड होता है ये विषाणु जनित रोग नहीं होता मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुर्गियों में सफेद तरल दस्त किस बीमारी का लक्षण होते हैं? जो दोस्तों मुर्गियों के अंदर सफेद तरल दस्त लग जाते हैं, ये कौन सी बीमारी का प्रमुख लक्षण होते हैं? तो दोस्तों जो मैरिक डिजीज होती है, इसके अंदर मुर्गियों के अंदर दोस्तों सफेद तरल दस्त लग जाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैरिक डिजीज के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रोकराइजेशन किसका उपचार होता है? ट्रोकराइजेशन दोस्तों किसका उपचार होता है? सामान्य अपच का, आफरा का, अम्लीय अपच का या दोस्तों कोलिक का? तो दोस्तों जो ट्रोकराइजेशन होता है ये आफरे का उपचार होता है। किसका उपचार होता है दोस्तों? आफरे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोलिक किस जानवर में ज्यादा देखने को मिलती है? तो दोस्तों जो कोलिक जो होती है ये सर्वाधिक दोस्तों हॉर्स घोड़े के अंदर देखने को आपको मिलेगी। और कोलिक भी दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से श्वसन तंत्र की बीमारी नहीं है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो दोस्तों श्वसन तंत्र की बीमारी नहीं होती है? तो दोस्तों जो सेबेसियस जो डिजीज होती है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की दोस्तों बीमारी नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से फफूंदी जनित रोग नहीं है कि ऐसा कौन सा रोग है जो फफूंदी के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो दोस्तों जो सेबेसियस डिजीज जो होती है दोस्तों ये फफूंदी जनित रोग नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस बीमारी का टीका सिर्फ मादा में लगाया जाता है? कि ऐसा कौन सा बीमारी है जिसका टीका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों फीमेल में लगाया जाता है? गलघोटू, लंगड़ा बुखार, थाइलेरियोसिस या ब्रुसेलोसिस? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो ब्रुसेलोसिस रोग का टीका है दोस्तों ये केवल और केवल मादा जानवर में फीमेल में लगाया जाता है, ना कि नर में दोस्तों इसका टीका नहीं लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुत्ते में नाड़ी दर किस धमनी से ली जाती है? जो दोस्तों डॉग होता है इसमें जो पल्स रेट होती है, नाड़ी दर होती है दोस्तों ये कौन सी धमनी से ली जाती है? तो दोस्तों जो कुत्ते के अंदर फीमोरल धमनी होती है दोस्तों इससे दोस्तों कुत्ते की नाड़ी दर मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी बीमारी नर एवं मादा दोनों में दोस्तों होती है? कीटोसिस, मिल्क फीवर, थनैला या ब्रुसेलोसिस? तो दोस्तों ऐसी कौन सी बीमारी होगी जो नर एवं मादा दोनों के अंदर होती है? तो दोस्तों जो ब्रुसेलोसिस डिजीज होती है ये दोस्तों नर एवं मादा दोनों के अंदर होती है, लेकिन दोस्तों इसका जो टीका होता है केवल और केवल मादा फीमेल के अंदर दोस्तों लगाया जाता है। ठीक है, टीका किस में लगेगा? केवल और केवल फीमेल के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिल्क रिंग टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो मिल्क रिंग टेस्ट होता है ये कौन सी बीमारी की जांच करने के लिए दोस्तों किया जाता है? तो दोस्तों ये ब्रुसेलोसिस नामक डिजीज का पता लगाने के लिए दोस्तों एक टेस्ट किया जाता है जिसे आप बोलते हैं मिल्क रिंग टेस्ट। दोस्तों किस बीमारी के लिए किया जाएगा? ब्रुसेलोसिस नामक डिजीज के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो अपने वेटनरी पार्ट की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो गए। अब बात करते हैं आगे इस वीडियो में दोस्तों कुछ दैनिक साइंस से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दैनिक साइंस का फर्स्ट देखते हैं कि धमनी व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? कि धमनी और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का दोस्तों अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों ये एंजियोलॉजी शाखा होती है जो साइंस की, इसके अंतर्गत इन सभी का दोस्तों अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो एंजियोलॉजी के जनक माना जाता है विलियम हार्वे के दोस्तों एंजियोलॉजी का जनक या फादर माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम हार्वे को दोस्तों एंजियोलॉजी का फादर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि ब्लड रक्त का अध्ययन किया जाता है। जो ब्लड होता है, रक्त होता है, इसका अध्ययन दोस्तों किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों जो हेमेटोलॉजी होती है, ये दोस्तों इसके दौरान ब्लड रक्त का दोस्तों अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? कि एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर दोस्तों ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर 5 लीटर जो ब्लड होता है ये सामान्य रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार के लगभग कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों जो शरीर के अंदर ब्लड होता है वो उसके शरीर भार के कितने प्रतिशत होना चाहिए? दोस्तों उसके वजन के 7 से 8% उसके अंदर ब्लड रक्त की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्लड जो होता है यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों जो आपका ब्लड होता है, रक्त होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 जो होता है दोस्तों ब्लड का पीएच मान होता है। आप बोल सकते हैं हल्का सा दोस्तों ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, जो ब्लड होता है हल्का क्षारीय होता है, पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड किस प्रकार का उत्तक टिश्यू होता है? उपकला उत्तक, कंकालीय उत्तक, तरल संयोजी उत्तक या पेशी उत्तक? तो दोस्तों जो ब्लड होता है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? जो रक्त होता है उसका सबसे ज्यादा भाग कौन सी कोशिकाएं बनाती है? दोस्तों प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या दोस्तों प्लेटलेट्स? तो दोस्तों जो ब्लड होता है इसका जो सर्वाधिक भाग होता है लगभग 55% भाग दोस्तों प्लाज्मा सेल्स दोस्तों बनाती हैं। कितना प्रतिशत भाग? लगभग 55% भाग दोस्तों ब्लड का प्लाज्मा सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी 55% जो होता है दोस्तों जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड का भाग बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों प्लाज्मा के अंदर जो दोस्तों जल की मात्रा होती है ये 90 से 92% रक्त के अंदर दोस्तों क्या होता है? वाटर उपस्थित होता है। तो दोस्तों इसी तरीके के बेहतरीन और शानदार दोस्तों क्वेश्चंस लगातार पाने के लिए जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को दोस्तों प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इसी तरीके के बेहतरीन और शानदार दोस्तों क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।